डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गति का अध्ययन करेंगे जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आप सभी लोगों ने बचपन में गेंद को हवा में उछालते हुए दूर फेंकने का प्रयास किया होगा और उससे जो एक आकृति बनती है, जो गेंद की गति होती है, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो यह गेंद फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं और उसकी जो गति होती है उस गति को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी वस्तु को क्षैतिज से कोण बनाते हुए फेंका जाता है। फेंकने का मतलब है कि उसमें कुछ आरंभिक गति दी जाती है और उसकी वजह से वह कुछ दूर तक ऊंचा उठता रहता है और साथ में आगे भी बढ़ता है और फिर उसके बाद एक निश्चित दूरी के बाद वह फिर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह फिर भी दूर ही जाता रहता है। तो आरंभ में ऊपर जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है और बाद अंत में वह नीचे आता है और तब भी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इस तरह का जो पथ होता है उसको हम लोग वक्र पथ कहते हैं। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बातें हो गई, किसी वस्तु को किसी दिशा में फेंका जाता है और उसका जो पथ होता है वह वक्र पथ होता है। अब मान लीजिए कि हम लोग इसका एक विशेष अध्ययन करते हैं कि कोई भी पार्टिकल को जमीन से फेंका जा रहा है और प्रारंभ कहने का मतलब है कि हम टाइम इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ जो धरती का बिंदु है जहां से हम वस्तु को फेंकेंगे उसको मूल बिंदु मानते हैं। तो t इक्वल टू जीरो पर मूल बिंदु से किसी वस्तु को फेंका जाता है और फेंकता कैसे फेंका जाता है, तो धरती के सापेक्ष वह एक कोण बनाते हुए उसमें कुछ आरंभिक वेग दिया जाता है और जिसकी वजह से वह ऊपर उठता है और ऊपर उठने के साथ साथ वह आगे भी बढ़ता रहता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वह फिर नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते वक्त भी वह आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से एक वक्र पथ का निर्माण होता है। इसी वक्र पथ को में जो वस्तु का गति होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो यह कोण है इसको हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में लेते हैं। यदि हम लोग 90 डिग्री लेंगे तो वह सीधा जाएगा और सीधा ही नीचे गिर जाएगा। चूंकि वक्र पथ नहीं बना तो उस कंडीशन में वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। इसलिए थीटा का जो वैल्यू है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेगा, वो भी सीधी लाइन रेखीय गति कहलाएगी। अगर ये 90 डिग्री होगा तब भी रेखीय गति कहलाएगी। लेकिन जब ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो वह एक वक्र पथ बनाएगा और इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें सबसे जो विशेष बात है कि वस्तु जो है सो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचा उठता जाता है और क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते वक्त भी क्षैतिज दिशा में उसका जो है आगे ही बढ़ता रहता है। और इस पूरे मोशन के दौरान इसका जो त्वरण होता है वो धरती की दिशा के में होता है। इनफैक्ट जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से जो त्वरण होता है वही त्वरण इस पूरे पार्टिकल पे पूरे पथ में, पूरे मोशन, पूरे गति के दौरान लगता है। किस दिशा में लगता है? धरती की तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ दिशा में जा रहा है लेकिन इसमें जो त्वरण लग रहा है वो नीचे की दिशा में जा रहा है। इस वजह से जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम होती है, फिर उसकी वेलोसिटी नीचे की दिशा में बढ़ती है, दिशा बदल जाती है तो वेलोसिटी का जो मान है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति, अब हम लोग इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करने के लिए जो क्षैतिज के अलोंग एक अक्ष लेते हैं और एक अक्ष ऊर्ध्वाधर के अलोंग लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो जो क्षैतिज की तरफ लेते हैं उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर की तरफ होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें जो हमने वेलोसिटी, जो आरंभिक वेग दिया है, इस आरंभिक वेग को दो दो घटक निकालेंगे। एक एक्स घटक होगा, दूसरा वाई घटक होगा।
तो यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा होगा और यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा होगा। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो यू इजकल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। इसका मतलब क्या है, यू एक्स जो है सो एक्स घटक ऑफ आरंभिक वेग है और यू आई क्या है, वो आरंभिक वेग का y घटक है। यू एक्स आरंभिक वेग का यू एक्स घटक है और यू वाई आरंभिक वेग का y घटक है। मतलब ये x दिशा के लिए गति प्रदान करती है और ये x y दिशा में गति प्रदान करती है। यू एक्स क्षैतिज दिशा के एलोंग है, यू वाई ऊर्ध्वाधर दिशा की एलोंग है। अब इसमें देखिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी बदलती चली जाएगी। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदल रही है। जहाँ भी आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी इसकी बदलती चली जाती है। एक ऐसा पोजीशन आता है, जैसे देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम होता जा रहा है और एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है जहाँ पे वो जीरो हो जाता है। फिर वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाता है और फिर वो बढ़ने लग जाता है। तो जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है वहीं पे जो वस्तु है वो धरती से सबसे ऊंचा होता है, उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। और ये जो आरंभिक बिंदु है O और वहां से अंतिम बिंदु मान लीजिए P है, तो ये जो बीच की दूरी होगी O से P, उसको हम लोग परास कहते हैं, रेंज कहते हैं, R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परास रेंज कहते हैं। और ये जितने समय हवा में बहती है, तो यहाँ से आरंभ से होकर के अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट या प्रक्षेपण काल कहते हैं। अब हम लोग क्षैतिज दिशा में गति को देखेंगे। इस तरह से समतल की गति को दो पार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने रिजोल्यूट करके उसका मोशन के गति के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। वही नियम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लगेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्षैतिज दिशा को एक्स एक्सिस से और ऊर्ध्वाधर दिशा को वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए क्षैतिज दिशा का अध्ययन करते हैं, तो इस दिशा में आरंभिक वेग का एक्स घटक क्या है, यू एक्स, क्योंकि यह यू थीटा एंगल बनाता है एक्स के साथ, तो ये यू एक्स जो है ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये सभी हम लोग वेक्टर के नियम से, जो किसी भी वेक्टर का एक्स वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्यूशन निकालते वक्त हमने इस नियम को पढ़ा था। तो दिस यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा हुआ। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ हुआ मतलब वह क्षैतिज दिशा के 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए त्वरण का जो एक्स घटक होगा, त्वरण का एक्स घटक 0 होगा और ये पूरे ही गति के दौरान 0 रहेगा। इसका मतलब त्वरण पूरे गति के दौरान कांस्टेंट है। तो अब हमें x निकालना है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ मूल बिंदु से वो कितनी दूरी x एक्सिस के लॉन्ग जा रही है उसको निकालना है। तो हमें रेखीय गति की दूसरा नियम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर u जो है u मीन्स आरंभिक वेग का x कंपोनेंट u एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एक्स 0 है तो अल्टीमेटली u cos थीटा t हो जाएगा। जितना समय लगेगा उस x की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। समय के साथ वस्तु का क्षैतिज दिशा में दूरी बढ़ती रहती है। अब किसी समय क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी वेग का x घटक क्या होगा, तो हम लोग पहले नियम v इजकल टू यू प्लस ए टी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर x वेग का x घटक, फाइनल वेग का x घटक वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी होगा। ए एक्स 0 होता है, इसका मतलब वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स यू एक्स होगा, यू कॉस थीटा। मतलब पूरे इस गति के दौरान जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का x घटक बराबर रहता है, समान रहता है। सो कण के वेग का क्षैतिज घटक हमेशा u cos थीटा रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए क्षैतिज दिशा में तय की दूरी क्या होगा, u cos थीटा इंटू टाइम टेकन, u cos थीटा इंटू टाइम टेकन।
अब हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का अध्ययन करेंगे, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा। ये वेक्टर के नियम से आपको पता चलेगा, यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो हम ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर के वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, और चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस होगा, इसलिए ए वाई इजकल टू माइनस जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो अतः टी समय पर कण का वाई निर्देशांक क्या होगा, वाई इजकल टू हम लोग जानते हैं यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी समय यहाँ पे ये y जो है, दिस y इज नॉट दिस y, ये इस तरह से सबस्क्रिप्ट है। सो यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो टी समय पर कण के वेग का y घटक वी वाई इक्वल टू यू, y सबस्क्रिप्ट है, यू वाई प्लस ए वाई टी, दैट मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। सो कण के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा बदलता रहता है। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, टी समय पर कण का स्थान x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ बीटा जी टी स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। टी समय पर कण का वेग वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। देखिए ये जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से वी वाई घटता जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ दूसरी दिशा में बढ़ता चला जाएगा। अब कण के पथ का समीकरण निकालना है, तो टी वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, समय वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो वाई एक्स के टर्म में लिखा जाएगा, उसी को कण के पथ का समीकरण कहते हैं। तो हम लोग x यहाँ पर t इजकल टू क्या होगा, x अपॉन यू कॉस थीटा होगा, तो y इजकल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो y इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा आरंभ में ही दिया गया है, इसलिए थीटा कांस्टेंट हुआ, u भी कांस्टेंट हुआ, g भी कांस्टेंट हुआ। वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। तो देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, y इजकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट है। और ये जो फॉर्मेट होता है वह परवलय का समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण होता है। वह जो होता है अंग्रेजी में पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, इसलिए किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है उसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं, पैराबोलिक पाथ कहते हैं। अब हमें अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो किसी समय t पर कण की ऊंचाई क्या हो सकती है, तो y का फॉर्मूला लगाना होगा। y इक्वल टू हम लोगों ने देखा था u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो अब t की क्या वैल्यू लेंगे, जब कण की ऊंचाई मैक्सिमम होगी, t की क्या वैल्यू लेंगे, तो वहाँ का कंडीशन क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेग है उसका y घटक जीरो हो जाता है, दैट मीन्स वी वाई इजकल टू जीरो होगा। तो यहाँ वी वाई इजकल टू हम लोग सभी जानते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी इजकल टू जीरो होगा, तो टी इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी हो गया। अब इस टी इजकल यू साइन थीटा बाई जी को हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त होगा, तो वाई मैक्स इजकल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इसलिए अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। यू का देखिए थीटा जीरो, थीटा 90 डिग्री यदि लेते हैं, थीटा यदि 90 डिग्री लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और हम मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी। तो हम लोगों ने देखा था कि जब किसी वस्तु को सीधा ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी मिलता है, लेकिन चूंकि थीटा की वजह से इसमें साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रक्षेपण काल क्या होगा, प्रक्षेपण काल क्या होगा, हम लोगों ने अभी देखा था कि O से P तक के जाने में जो समय लगता है उसको प्रक्षेपण काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जब t इक्वल टू टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो x की वैल्यू क्या होगी, ओपी होगी, जिसको हम लोग परास कहते हैं। और y यहाँ पर के देखिए y यहाँ पे जीरो है, और जब पुनः धरती पे आएगी तो y की वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। तो t इक्वल टू जीरो पे भी y जीरो है, और t इक्वल टू कैपिटल T मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी y की वैल्यू जीरो है।
तो हम सभी लोग जानते हैं y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू जब t लेंगे तो y जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसलिए t इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। अब क्षैतिज परास कैसे निकालते हैं? तो क्षैतिज बाय ओपी इक्वल टू आर है, एक्स इक्वल टू हम सभी लोग जानते हैं यू कॉस थीटा टी है, लेकिन ओपी जाने में कितना समय लगता है? कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है। तो इस टी की जगह पे हम लोग कैपिटल टी दे देंगे तो हमें क्षैतिज परास आर मिलेगा। तो यू कॉस थीटा टी 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 यू साइन थीटा बाई जी होता है, इसलिए आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी हुआ। साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी वन, यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा बाई जी। ओके, अब ये जो टू यू साइन थीटा जी है, यहाँ पे ये टू होना चाहिए, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन टू थीटा। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई, ये टू छूट गया है, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा हो जाएगा। इसलिए आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी होता है। अब अधिकतम क्षैतिज परास निकालना है, तो आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? यू तो आरंभ में दी गई है, इसलिए यू तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी आरंभ में दी गई है। अब यू को जितना बढ़ाएंगे आर बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए यू को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तब क्या चीज बढ़ा सकते हैं? तब हमको क्या वेरिएबल है? जी तो हम कम बेस नहीं कर सकते, जी तो कांस्टेंट है, केवल ये थीटा को वेरी करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जो यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मैक्सिमम होगा। अब यू स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, साइन टू थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब आर हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो साइन टू थीटा का मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है? वन हो सकता है। इसीलिए, और वन कब होगा? जब टू थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इजकल टू 45 डिग्री होगा। इसलिए मैक्सिमम क्षेत्र जो परास हो सकता है वह यू स्क्वायर बाई जी होगा। और कब होगा? जब किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण से, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण पर फेंका जाएगा, तभी हमें अधिकतम क्षैतिज परास मिलेगा। अब हम लोग एक सवाल करते हैं कि एक बालक अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंकता है। पत्थर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए छूटता है, तो बताएं पत्थर गुल। सबसे पहले सवाल को देखिए, इसमें क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब वेग से मतलब ये जो आरंभिक वेग दे रहे हैं, यू दे रहे हैं, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। 60 डिग्री का कोण बनाता है किसके साथ? तो 36 के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। तो आप देखिए, ये क्षैतिज है और इसके साथ 60 डिग्री बनाते हुए किसी को वस्तु को इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से हम लोग फेंक रहे हैं। अब हमको बोला है कि पत्थर गुलेल से कितने ऊपर तक जाएगा। तो कितने ऊपर तक जाएगा? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यू क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। थीटा क्या है? 60 डिग्री है। साइन थीटा रूट थ्री बाई टू होता है। इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है कि इस ऊंचाई तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। एक तो तरीका है कि मैक्सिमम हाइट कब पहुंचता है? जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा पार्ट होता है, मतलब पूरे यात्रा करने में टी लगता है तो आधा यात्रा करने में टी बाई टू लगेगा, तो उस टी बाई टू पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो टी इक्वल टू टी बाई टू लेंगे, मतलब कि यू साइन थीटा बाई जी लेंगे। तब उस कंडीशन में जो वाई की वैल्यू आएगी, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम हाइट। इस वो आपको टाइम देगा कि उसमें कितना टाइम लगता है। तो एक तो डायरेक्ट आप जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फार्मूला आप जानते हैं, टू यू साइन थीटा बाई जी होता है। तो टी बाई टू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा बाई जी। तो इस इतने टाइम में जो है ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। वाई की वैल्यू आप एच रख दीजिए, एच रख देंगे तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एक और तरीका से आप लोगों ने पहले भी निकाला था कि मैक्सिमम ऊंचाई पे वी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी होता है, यू आई मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी होता है। तो आप यदि फार्मूला कैसे बनाया जाता है तो वो जानते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप एक ही आंसर तक पहुंचेंगे। अब इस ऊंचाई पर पहुंचने तक वो क्षैतिज दिशा में कितना आगे बढ़ेगा? जिस तरह से वो हाफ और टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, उसी तरह से क्षैतिज प्रयास का भी आधा ही रहेगा। तो हम सभी जानते हैं कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी होगा। दूसरा तरीका क्या है? एक्स इक्वल यू कॉस थीटा इंटू टी लेते हैं। टी की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी है, यू साइन थीटा बाई जी की वैल्यू पुट करेंगे
तो भी हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितनी दूरी तय की गई है वह पता चल जाएगा। आप इस पे और भी सवाल बनाइए और कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।